हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा में, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल की शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, सीटेट का एग्ज़ाम हो। हमेशा ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं। तो आज यहाँ पे हम पूरा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत कवर करेंगे। मैं आपको डिटेल में एक एक लाइन बताती चलूँगी। आप वीडियो में बने रहिए, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपनी जो अनुभव है, आपको वीडियो को देख के कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये जीन पियाजे का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जीन पियाजे के बारे में जानते हैं। जीन पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ये? क्वेश्चन ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जब ये अल्फ्रेड बिने की प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण पर साथ कार्य कर रहे थे तभी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं और ये मूल रूप से जीव वैज्ञानिक थे, यानी ये पहले मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये उससे पहले जीव वैज्ञानिक थे। जब ये अल्फ्रेड बिने के साथ एक बुद्धि परीक्षण कर रहे थे तभी इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके बाद ये मनोवैज्ञानिक बने। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और इम्पोर्टेंट बनता है कि भौतिक विकास के सिद्धांत का अगर दूसरा नाम पूछा जाता है तो वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसे भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पियाजे ने कहा कि बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति ना तो सिर्फ बालकों के परिपक्वता स्तर पर और ना ही सिर्फ उसके अनुभव पर निर्भर करता है, बल्कि दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। यानी इजी वे में आप समझ सकते हैं कि पियाजे ने कहा कि जो वास्तविकता है, जो वास्तविकता का जो स्वरूप है कि रियल चीज़ें क्या हैं, या चिंतन करते हैं जो बच्चे, खोज करते हैं, तो ये क्या है कि बच्चे परिपक्व हो जाएंगे या उनके अनुभव है उनसे अलग अलग नहीं है। दोनों ही चीज़ों का क्या है, ये अंतःक्रिया के द्वारा होता है कि वही बच्चे परिपक्वता भी उनके अंदर होनी चाहिए और उनके जो अनुभव है वो भी उस पर निर्भर करते हैं। तो दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा ये निर्धारित होता है कि बच्चा किस तरह से चिंतन करता है, किस तरह से खोज करता है। इम्पॉर्टेंट है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है, प्रमुख संप्रदाय के जो सिद्धांत है उसके क्या प्रमुख सिद्धांत के जो तत्व दिए हैं या संप्रदाय जो बोल सकते हैं, तो वन वन करके इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैं आपको समझाती जाऊंगी। पहला है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन की प्रवृत्ति बालक में जन्मजात होती है। यानी जब बच्चा वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है तो उसके विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं, अर्थात वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। बोल सकते हैं हम इजी वे में कि वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। जैसे जो बच्चा जब इस दुनिया में होता है, वातावरण में आता है, बहुत सारे उद्दीपक होते हैं, तो जो उसकी जो मानसिक क्रिया है वो अलग अलग नहीं सोचती है, वो एक साथ संगठित होकर सामंजस्य स्थापित करती है। उसे अनुकूलन कहा जाता है। इसको 2 भागों में बांटा है इनने। अनुकूलन को 2 तरीके से हो सकता है, आत्मसात्करण और समायोजन, एसिमिलेशन और एकोमेंडेशन। जानते हैं आत्मसात्करण क्या होता है? आत्मसात्करण, इसे अनुकूलन को 2 भागों में बांटा है, आत्मसात्करण और समायोजन। जब कोई बालक नई परिस्थिति में होता है तब वह पूर्व स्थापित प्रतिरूप के आधार पर व्यवहार करता है और यदि वह प्रतिरूप सफल हो जाता है तो वह इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। यही आत्मसात्करण, यानी साधारण शब्दों में हम कहें तो पूर्व की परिस्थिति में प्रयोग किए गए व्यवहार को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने पर सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो उस व्यवहार में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल वे में कह सकते हैं कि
बच्चे ने कुछ सीखा है पहले, जैसे उसने प्लस करना सीखा है, ठीक है, माइनस करना सीखा है, और उससे थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो उन्हें अगर वो सॉल्व कर लेता है पुराने अनुभव से, कि वो कहेगा कि हाँ मैंने प्लस तो पहले भी किया है, और उससे थोड़े टिपिकल मल्टीप्लाई कर लेता है उसमें, तो क्या हो जाएगा, वो आत्मसातकरण हो जाएगा। मतलब पुरानी चीज़ों को जो उसने सीखा है, उन्हें नई चीज़ें जो आएंगी उसके सामने, उनको सॉल्व कर लेगा देख के पुराने अनुभव के आधार पे, तो वो आत्मसातकरण होता है। आत्मसातकरण की क्रिया कहलाती है। उसमें फिर उसे कोई परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो पुराना अनुभव था, उसने पहले जो चीज़ें सीखी उनका ही प्रयोग करके उसने नई चीज़ों को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है इसका समायोजन। समायोजन किसे कहते हैं? नवीन परिस्थिति में पूर्व में किए गए व्यवहार का प्रयोग कर यदि सामंजस्य स्थापित नहीं होता है, तब पूर्व में किए गए व्यवहार के प्रतिरूप में बदलाव या परिवर्तन बालक करता है, इसे ही समायोजन कहते हैं। समायोजन क्या होता है कि भाई बच्चे के सामने कोई नई चीज़ आ गई, ठीक है, उसने भी प्लस करना सीखा, माइनस करना सीखा, मल्टीप्लाई आ गई उसके सामने इजी वे में, अगर उसने कर लिया तो वो हो गया आत्मसातकरण। और उसे फिर एकदम आपने डिवाइड के क्वेश्चन दे दिए, उसे समझ ही नहीं आया ये क्या है, तो वो क्या करेगा, जो पुराना अनुभव है पहले तो उससे करने की कोशिश करेगा कि उसने प्लस किया था, माइनस किया था, तो उससे भी नहीं होगा, फिर वो क्या करेगा, उसमें बदलाव करेगा, कुछ चेंज करेगा, पूछेगा किसी से, जब दूसरा उसकी हेल्प करेगा, उसे समझाएगा और फिर उसे नए तरीके से करेगा, उसे ही समायोजन कहते हैं। मतलब नई चीज़ों को सीखना अलग तरह से, जो पुराने अनुभव है उसमें काम नहीं आया, उसे उसने अलग तरीके से सीखा, उसे समायोजन कहते हैं। फ्रेंड, आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास कैसी रही। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, साम्य धारण यानी इक्विलिब्रेशन। ये क्या होता है साम्य धारण? जब बालक ना तो आत्मसातकरण द्वारा या समायोजन द्वारा सामंजस्य अनुकूलन स्थापित कर पाता है, तब वह आत्मसातकरण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। इसी प्रक्रिया को साम्य धारण कहते हैं। मतलब किसी चीज़ में संतुलन बनाना। बच्चे ने कुछ सीखा तो वो जो पहले उसने सीखा है आत्मसातकरण द्वारा, मतलब जो अनुभव उसके थे उन अनुभवों का उसने प्रयोग किया, समायोजन में जो उसने सीखा उन अनुभवों के द्वारा, उन सब का बैलेंस बना लेता है, उन चीज़ों को वो एकदम बैलेंस बना लेता है, दोनों में संतुलन स्थापित कर लेता है कि हाँ ये चीज़ दूसरी है, ये दूसरी है, इसे इस तरह से करना है, इसे इस तरह से करना है, उनका दोनों का बैलेंस बना के चलता है, तो उसे कहते हैं साम्य धारण। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर संरक्षण यानी कंजर्वेशन। संरक्षण क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक में, संरक्षण क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक में एक तरफ वातावरण के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता और दूसरी तरफ वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित होती है। मतलब बच्चे ने जो सीखा, वातावरण में जो सीखा, उसमें वो परिवर्तन तथा स्थिरता, मतलब उनमें अंतर करने की क्षमता जब उसके अंदर आ जाती है कि रंग रूप में परिवर्तन, ये इस रंग का है या दूसरे रंग का है, वो हर चीज़ में अंतर समझने लगता है, तो उसे संरक्षण कहा जाता है। वो अंतर समझने लगता है, चीज़ों को अलग अलग तरह से उसे पहचानने लगता है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक संरचना यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? जीन पियाजे ने मानसिक योग्यताओं के सेट को, जो यानी मेमोरी से बोल सकते हैं, मानसिक योग्यता मतलब मेमोरी, बच्चे के जो माइंड में पहले से फीड है, मेमोरी में क्या क्या चीज़ें हैं, सेट को संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी है। भिन्न भिन्न उम्र में बालकों की संज्ञानात्मक संरचना में भिन्नता होती है। उदाहरण, संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर ही एक 10 वर्ष के बालक व 4 वर्ष के बालक के व्यवहार में अंतर समझा जा सकता है। वेरी सिंपल है कि जीन पियाजे ने जो मानसिक योग्यताएं हैं, जो मेमोरी है, हर बच्चे की अलग अलग होती है, सोचने की क्षमता, तो उसने और उम्र के अकॉर्डिंग बच्चा सोचता है कि जब वो छोटा होता है कि एक 4 वर्ष का बच्चा है तो वो किस तरह से सोच रहा है उस चीज़ों को देख के, और एक 10 वर्ष का बच्चा है तो वो उन चीज़ों को देख के कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसे किस तरह से सोच रहा है। तो ये जो अंतर जब करने लगता है बच्चा, तो ये क्या कहलाता है?
कॉग्निटिव स्ट्रक्चर यानी संज्ञानात्मक संरचना, कि बच्चा जैसे उम्र बढ़ती जाती है धीरे धीरे तो उस हिसाब से वो सोचता है। उनमें भिन्नता, हर बच्चे का जो मानसिक योग्यता है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। 5वें नंबर पे मानसिक संक्रिया यानी मेंटल ऑपरेशन। ये क्या होती है, जब बालक के सामने कोई समस्या आती है और वह उसके समाधान हेतु चिंतन करने लगता है तो वह मानसिक संक्रिया करते समझा जाता है। मतलब बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई काम करने के लिए उसे दिया गया तो क्या करता है, वो सोचता है कि इस काम को मुझे करना कैसे है, पहले कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, इधर से शुरू करूँ उधर से, मतलब इस तरह के जो चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है, उसे ही कहा जाता है मानसिक संक्रिया यानी मेंटल ऑपरेशन। किसी समस्या समाधान के बारे में सोचना या किसी काम को करने के बारे में सोचना, चिंतन करना कहलाता है मानसिक संक्रिया। नेक्स्ट है 6 नंबर पर स्कीम्स। स्कीम्स क्या होती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। व्यवहार के संगठित पैटर्न जैसे बार बार दोहराया जाता है, स्कीम कहा जाता है। जैसे बालक स्कूल जाते वक्त ड्रेस पहनता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा मैंने स्पेस छोड़ा है समझाने के लिए। स्कीम क्या होती है, मतलब कोई ऐसा काम जैसे बार बार दोहरा रहा है बच्चा, वो उसके रूटीन में आ गया है तो उसे स्कीम कहा जाता है। जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसे ड्रेस रोज़ पहननी है, ड्रेस के जूते रोज़ पहननी है, बैग डेली लेके जाना है उसे, तो उसे पता है कि ये चीज़ मुझे करनी है, तो वो उठेगा, सुबह को ब्रश करेगा, नहाएगा, ड्रेस पहनेगा, फिर जूते पहनेगा, बैग लेगा, स्कूल जाएगा, फिर अगले दिन भी यही उसका रूटीन चलता है। तो इस तरह से जो प्रक्रिया चलती रहती है, बार बार जिस पैटर्न को दोहराया जाता है उसे कहा जाता है स्कीम। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, काफ़ी इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। सब लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट है स्कीम। यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूर समझिएगा, स्कीम अलग होती है कि पैटर्न को बार बार दोहराया काम जो डेली रूटीन में उसे करना ही करना है, वो आज जो किया फिर वो कल भी करना है, अगले दिन भी करना है, तो वो स्कीम हो गया। और स्कीमा थोड़ा सा अलग होता है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। स्कीमा क्या होता है, ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण संभव हो, जो बच्चे दिमाग में पहले से ही उन्हें अनुभवों को जोड़कर नई चीज़ें सीखना स्कीमा कहलाता है। मतलब स्कीमा क्या होता है कि जो बच्चों के दिमाग में पहले से ही स्टोर है, मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसा नहीं कि बच्चा स्कूल आ रहा है तो उसने पहले से कुछ सीखा नहीं है। कि भाई स्कीमा हम सिंपल वे में समझ सकते हैं कि बच्चा कबूतर को पहले से ही जानता है और हमें सिखाना है उसे का, तो क्या है, कबूतर से जोड़ के हम उसे का सिखा सकते हैं। बच्चे ने कबूतर देखा है तो ये उसका क्या हो गया, पूर्व अनुभव हो गया। उसने जब स्कूल नहीं जाता था उससे पहले ही देखा था ये कबूतर होता है या कौवा होता है, तो उन्हें पहले ही देखा है उनने। और हमें सिखाना है बच्चों को का, तो हम एकदम उसे बताएंगे कि का वो नहीं समझ पा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे बताएंगे बेटा आपने कबूतर देखा है, कौवा देखा है, तो कहेंगे हाँ, तो का से कबूतर होता है, का से कौवा होता है, तो बच्चा इजीली समझ जाएगा। मतलब उसे हमने पूर्व अनुभव से जोड़कर नई चीज़ें सीखना कहलाता है स्कीमा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मतलब जो दिमाग में उसके पहले से जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को हम जोड़ दें नई चीज़ें सीखने में, तो वही होगा हमारा स्कीमा। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण यानी डिसेंटियरिंग। ये क्या कहलाता है, यथार्थ चिंतन से संबंधित है। बालक किसी समस्या के समाधान के संबंध में किस सीमा तक वास्तविक रूप में सोच विचार करता है। विकेंद्रीकरण यानी इस संप्रदाय का हम मान सकते हैं कि प्रारंभ में बालक जो होता है वो आत्म केंद्रित होता है, अपने ढंग से सोचता है, अपने आप में सोचता है, और बाद में उम्र बढ़ती रहती है तो वो उन्हें उन चीज़ों को अलग अलग ढंग से सोचने लगता है, उनके बारे में अलग अलग ढंग से विचार करने लगता है। तो वही पूछा गया है कि यथार्थ चिंतन यानी वास्तविक रूप में जो चिंतन कर रहा है बच्चा, समाधान है, कुछ क्वेश्चन हमने दिए हैं उसे सॉल्व करने को, वो तो किस सीमा तक वास्तविक रूप में सोच विचार कर रहा है, मतलब उसे किस ढंग से वो सोच रहा है कि हाँ ये रियल में किस तरह से ये होना चाहिए, तो वही कहलाता है विकेंद्रीकरण। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, पहले तो बच्चा अपने आप में ही सोच रहा है, फिर जब वो बड़ा होगा तो उन चीज़ों को अलग अलग ढंग से, मतलब
सोचने लगता है, एक ही चीज़ को अलग अलग ढंग से सोचने लगता है, तो वो हमारा विकेंद्रीकरण यानी कहलाता है। नेक्स्ट है पारस्परिक क्रिया। 9 है पारस्परिक क्रिया। पियाजे के अनुसार बच्चों में वास्तविकता को समझने तथा उसकी खोज करने की क्षमता न बालकों के परिपक्वता और ना ही केवल उनके शिक्षण पर निर्भर करती है, बल्कि दोनों की पारस्परिक क्रिया पर आधारित होती है। मतलब जो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हों, कि बच्चे के मतलब पियाजे ने कहा कि भाई जो बच्चे होते हैं वास्तविकता को जो समझते हैं, वास्तविक चीज़ों को समझते हैं, नई नई चीज़ों की खोज करते हैं, ये क्षमता तो उनमें होती है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे की जो परिपक्वता है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर वो शिक्षण के ही बल पर कर रहे हैं, ये नहीं है। दोनों परिपक्वता होना भी ज़रूरी है और शिक्षण प्रक्रिया भी होना ज़रूरी है। जब वो विद्यालय में जाते हैं वहाँ से भी नई नई चीज़ें सीखते हैं। परिपक्व जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, वो थिंकिंग भी उनके अंदर डेवलप होती जाती है अलग अलग तरह से सोचने की। उन दोनों को मिलाकर उन दोनों की पारस्परिक क्रिया जो होती है उसके आधार पर जब वो सोचते हैं तो वही हमारे क्या कहलाती है, पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताती चलूँगी। और एक बार मैं फिर आपसे कहती हूँ कि जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके तो ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा रहा। पहला है संज्ञानात्मक क्रियात्मक या संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, जिसे कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ये जन्म से 2 साल तक की होती है। संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, बच्चे की विकास की जो अवस्थाएं हैं, तो पियाजे के अनुसार उन्होंने जो पहली अवस्था बताई है वो जिसे हम संज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था भी इसे कहा जाता है, इंद्रिय गामक अवस्था भी इसे कहा जाता है। 3 नामों से जाना जाता है इस अवस्था को। सेंसरी मोटर स्टेज को ध्यान रखिएगा। और ये कब तक की होती है? जन्म से 2 साल तक, यानी बच्चा जब जन्म लेता है उससे 2 साल तक की अवस्था तक होती है। कौन सी? इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था या ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। ये 3 नामों से जाना जाता है। कोई भी अवस्था का नाम देख के आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले है, इस अवस्था में शिशु का संज्ञानात्मक विकास 6 उपावस्थाओं से होकर गुजरता है। जो ये पहली अवस्था है इंद्रिय कामक अवस्था, तो इसमें जो बच्चे का विकास होता है वो 6 उपावस्थाएं यहाँ बताई हैं। मैं आपको यहाँ बताती चलूँगी डिटेल में। पहली उपावस्था क्या है? ये जन्म से 30 दिन को माना है इन्होंने। इसमें क्या होता है, बच्चा किसी चीज़ को जैसे चूसता है। बच्चा जब 30 दिन तक का छोटा सा होता है तो उंगली अपने मुंह में डालता है, इस तरह से उंगलियों को चूसता है। छोटी मोटी हाथ पैरों को इधर उधर से थोड़ा सा उंगलियों को हिला के अपने मुंह पे ज़्यादातर ले जाता है। तो इस तरह की जो क्रियाएं करता है, तो ये कब तक करता है? जन्म से 30 दिन। तो ये पहली उपावस्था है। दूसरी उपावस्था क्या है? ये 1 माह से लेके 4 माह तक चलती है। कब तक? 1 माह से लेके 4 माह तक। इसमें चूसना मतलब बच्चे उंगली जो चूसते हैं वो इसमें आता है पहली उपावस्था में। और दूसरी उपावस्था ये 1 माह से 4 माह की अवधि तक चलती है। इस अवस्था को प्रमुख वृत्तीय प्रक्रिया की अवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें दोहराया जाता है, मतलब उनके शरीर की प्रमुख जो क्रियाएं हैं वृत्तीय कहा जाता है, क्योंकि उन्हें दोहराया जाता है। बच्चे छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं उन्हें दोहराने लगते हैं। बार बार उन्हें उंगली निकालोगे मुँह से, फिर वो चूसेंगे, तुम निकालोगे तो फिर इस तरह से दोहराने लगते हैं उस चीज़ को। तीसरी उपावस्था है, ये 4 माह से लेके 8 माह तक की होती है। ध्यान रखिएगा, इन उपावस्थाओं को क्वेश्चन दे दिया जाता है। ये 4 माह से लेके 8 माह की होती है। इस अवस्था में क्या है, बच्चे वस्तुओं को छूने तथा उन्हें उधर उधर पलट कर देखने लगता है। बच्चा क्या करता है, कोई चीज़ उसके सामने रखी है छोटी सी, तो उसे छुएगा, देखेगा, छू के इधर से उधर पलट के रखेगा। ऐसे वस्तुओं को मतलब खिलौने दे दो, इधर उधर पलट कर रखने लगता है। कौन सी? तीसरी उपावस्था में। चौथी है, ये 8 माह से 12 माह तक होती है, मतलब 1 साल तक की अवस्था आ गई इसमें। इसमें क्या करता है, शिशु वयस्कों का अनुकरण करना शुरू कर देता है। जैसे नाना कैसे हंसते हैं तो बच्चा हंस के दिखाने लगता है, बड़े पापा कैसे करते हैं वैसे करने लगता है, बेटा मम्मी कैसे बुलाती हैं आपको, तो बच्चे अब बताने लगते हैं।
तो बच्चे अनुकरण करना शुरू कर देते हैं, मतलब दूसरा कोई करता है उनकी नकल करना शुरू कर देते हैं कुछ चीज़ों की। तो ये चौथी उपावस्था में होता है। नेक्स्ट है पाँचवीं उपावस्था जो होती है वो 12 माह से 18 माह तक की होती है। इसमें क्या करता है बच्चा, प्रयत्न व त्रुटि के आधार पर सीखना शुरू कर देता है, जानने की प्रबलता इसमें बढ़ जाती है। बच्चा जब कुछ करता है तो जैसे कहीं पे कोई खिलौना रखा है तो वो ज़रूर उसे छूने की कोशिश करेगा, उतारने की कोशिश करेगा, एक बार गिर जाएगा या मतलब उससे गलती भी हो जाएगी, अगली बार फिर उसे करेगा, मतलब प्रयत्न व त्रुटि, मतलब गलती भी होगी फिर भी उसे उस काम को ज़रूर करने की कोशिश करेगा कि ये है क्या, ये जानने की प्रबलता उसके अंदर ज़्यादा होती है। तो ये होती है 5वीं उपावस्था में। छठी उपावस्था है ये 18 माह से 24 माह तक यानी 2 साल तक, जो इंद्रिय गामक अवस्था यानी संवेदी पेशी अवस्था है, ये जन्म से 2 साल तक की होती है। इसे 6 उपावस्थाओं में बांटा है, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक चिंतन करना शुरू कर देता है, बिना भाषा के ज्ञान के चिंतन करता है, वस्तु का स्थायित्व गुण विकसित हो जाता है, वस्तु को सामने से हटा देने पर भी ये जानता है कि वस्तु का वजूद है, मतलब वो समझने लगता है कि हाँ ये चीज़ है। कि बच्चे से कह दो, उसे कह दो कि बच्चे कहते हैं नहीं बेटा ये चीज़ लो, देखो कौवा लेके उड़ गया, नहीं तो वो कहता है नहीं वो चीज़ है, उन चीज़ों को वो समझने लगता है, वस्तु का स्थायित्व उसे समझ में आ जाता है, चिंतन करने लगता है, कुछ मतलब कुछ वर्ड बोलने लगता है। खिलौने पर जैसे कोई खिलौना है उसके सामने रखा है तो उसे हटा के रख दो, छिपा के रख दो, फिर भी कहता नहीं मुझे तो वही चाहिए, वो जानता है कि नहीं ये है वो कहीं पे भी, तो ये स्थायित्व वाला गुण इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये अवस्था 2 से 7 वर्ष की मानी गई है और पियाजे ने इसे 2 भागों में बांटा है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है तो इसे पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सी, प्राक संक्रियात्मक जो प्री कंसेप्चुअल पीरियड जो 2 से 4 साल का है, और दूसरा है अंतर्दर्शी अवधि जिसे 4 से 7 साल में बांटा गया। तो प्राक संक्रियात्मक के बारे में हम समझ लेते हैं क्या है। इसमें क्या होता है, बालक संकेत चिन्हों को मस्तिष्क में ग्रहण कर लेता है, उनका प्रयोग करने लगता है। माता पिता जब छुपकर आवाज़ लगाते हैं तो उनकी आवाज़ को सुनने लगता है, उनमें अंतर समझने लगता है कि जब कोई उसके पापा बुला रहे हैं तो वो समझ जाता है, वो प्रतिमा उसके अंदर बनने लगती है कि हाँ ये पापा की आवाज़ है, पापा बुला रहे हैं। और निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है कि हाँ ये बादल, हवा, जी इस तरह की चीज़ें हैं वो सजीव हैं, उनके बारे में भी वो सोचना शुरू कर देता है। इसमें थोड़ा सा वो आत्म केंद्रित हो जाता है, अपने बारे में सोचने लगता है, स्वयं को महत्वपूर्ण समझता है। सूर्य चंद्रमा उसके पीछे, ऐसा लगता है जैसे उसे लगता है कि नहीं ये सूर्य मेरे पीछे चल रहा है, चंद्रमा मेरे पीछे चल रहा है, ये इस तरह की जो क्रियाएं करने लगता है। कुछ शब्द उसके अंदर विकसित हो जाते हैं, बोलने लगता है, कई सारे शब्द बोलने लगता है। और बालक को खेल खेल में बहुत कुछ सिखाया भी जाता है, कुछ खेल खेल में हम उसे इस अवस्था में कुछ सिखा भी सकते हैं। जैसे पढ़ने से संबंधित उसे अगर छोटी छोटी चीज़ें पढ़ानी है तो उसे खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जो पहला स्टेज है, प्राक संप्रत्यात्मक यानी प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड जो 2 से 4 साल का होता है। मतलब इसमें क्या होता है, बच्चा निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानने लगता है, निर्जीव को भी वो सजीव मानने लगता है। और आत्म केंद्रित होता है, इसमें आत्म केंद्रित, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और चीज़ों के स्थायित्व को समझने लगता है। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं, अंतर्दर्शी अवधि। ये इंट्यूटिव पीरियड, ये 4 से 7 साल का होता है, 4 से 7 साल का। इसमें क्या करता है, बालक तर्क करने लगता है, यानी तर्क करने की जो क्षमता होती है वो इस अवधि में होती है, 4 से 7 साल के बीच में अंतर्दर्शी अवधि में। छोटे छोटे जोड़ घटाव गुणा भाग करने लगता है, संख्याओं का प्रयोग करने लगता है, कुछ सवालों को हल करने लगता है। उसमें पलटावी वाले गुण विकसित हो जाते हैं, जैसे वो उसी को बेटा भारत की राजधानी दिल्ली है तो वो चीज़ें समझने लगता है, मतलब प्लस माइनस चीज़ों को क्रमबद्ध ढंग से सोचने लगता है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने सीख जाता है बच्चा, सवालों को हल करने लगता है। तो ये कौन सी अवधि में करने लगता है, अंतर्दर्शी अवधि
4 से 7 साल की होती है। सवालों को हल करने लगता है, गुणा भाग वगैरह इसमें करने लगता है और छोटे छोटे उसे सेंटेंस भी इस अवधि में सिखाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसके 3 नेम है, ध्यान रखिएगा, कोई सा भी नेम दे देते हैं। इसे मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था भी कहा जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये कब से होती है? 7 से 12 साल की अवस्था है, 7 से 12 साल की। इस अवस्था में क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि वस्तुओं को देखकर बड़ा छोटा बता देते हैं बच्चे। इसमें छोटे बड़े में अंतर करने लगते हैं कि कौन सी वस्तु छोटी है कौन सी बड़ी है, उसमें वो अंतर समझने लगते हैं। अगर उन्हें कोई शाब्दिक समस्या दे दी जाती है मतलब तो उस तरह से हल नहीं कर पाते, लेकिन चीज़ों को देख के वो अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये चीज़ें भी करने लगते हैं। और इसमें लंबाई भार आदि के आधार पर वस्तुओं को लगाने की क्षमता विकसित हो जाती है। मूर्त चिंतन करने लगते हैं। इसमें मेन जो पॉइंट है वो क्या है, बच्चे मूर्त चिंतन करने लगते हैं वस्तुओं को देख के उनके बारे में। और आत्म केंद्रित होते हैं। इसमें भी क्या है, आत्म केंद्रित चिंतन की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसमें मूर्त चिंतन करने लगते हैं बच्चे, छोटे बड़े वस्तु कौन सी भारी है कौन सी हल्की है, इस तरह की चीज़ों में अंतर करने लगते हैं। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था। इसे 2 नामों से जाना जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था। ने स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, ये 12 साल से प्रारंभ होती है, यानी बाल्य अवस्था तक उसे माना गया है। और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे 15 वर्ष तक भी माना है। कौन सी अवस्था? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को। इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, ये चिंतन कर समस्या का समाधान करने लगता है। मतलब कोई भी उसे प्रॉब्लम होती है तो उसे चिंतन करने लगता है, उसके बारे में सोचने लगता है। और समस्या समाधान, यानी जो समस्या समाधान है वो भी इस अवस्था में बच्चा करने लगता है। शिक्षा के स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। और इस अवस्था में बच्चा स्कूल जब जाता है तो बहुत सारी जो चीज़ें सीखता है विद्यालय में, उसका भी उसके स्तर पे उसके व्यवहार में प्रभाव पड़ता है। और क्या करता है बच्चा कि जिन बालकों में शिक्षा स्तर की काफ़ी नीचा होता है उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन भी काफ़ी कम होता है, और जिनमें ज़्यादा होता है तो उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन भी ज़्यादा होता है। मतलब कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं तो उनमें उतना ही मतलब चिंतन करने की क्षमता, समस्या समाधान को सॉल्व मतलब करने की क्षमता अधिक होती है। कि कुछ बच्चे होते हैं, एक ही क्वेश्चन हमने दे दिया है 2 बच्चों को, एक बच्चा उसे जल्दी कर पा रहा है और एक बच्चा उसे देर में कर पा रहा है। तो ये किस कारण हो रहा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के कारण, क्योंकि एक का शिक्षा स्तर ऊंचा है और एक का नीचा है। अमूर्त चिंतन का गुण विकसित हो जाता है। अमूर्त मतलब बच्चा जो चीज़ें नहीं है उनके बारे में सोचने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। ये गुण भी कौन सी अवस्था में होता है? तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित हो जाता है। तो ये थी आज की क्लास। फ्रेंड कैसी लगी आपको? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक का अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।